अच्छा जी, 3.10 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल ये है, अ हॉर्स पुल्स द कार्ट, इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। सवाल ये है कि अगर एक घोड़ा जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, और एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इक्वल हैं, तो फिर ये कार्ट मूव कैसे कर पा रही है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि एक्शन एक बॉडी पे पड़ता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। अगर यहाँ पे एग्जांपल दी जाए तो हॉर्स ने एक एक्शन किया कि कार्ट को किधर मूव किया जाए, फॉरवर्ड। तो कार्ट ने क्या किया, एक रिएक्शन किया तो कि हॉर्स को किधर मूव किया जाए, बैकवर्ड। तो ये बात जस्टिफाइड है कि एक्शन एक बॉडी पे हुआ, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। तो फिर ये मूव कैसे कर पा रहे हैं, ये मूव इस अपने एक्शन और रिएक्शन की वजह से इसलिए मूव नहीं कर सकते तो कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। अब इसके जवाब को देखते हैं कि फिर जब एक्शन भी वाकई एक बॉडी पर, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर हुआ है, लेकिन फिर ये मूव कैसे कर रहा है, बिकॉज ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हॉर्स आगे जाना भी चाहेगा, कार्ट क्योंकि बैकवर्ड मूव कर रही है तो वो इसको आगे जाने नहीं देगी। एक्शन एक पे हुआ है, रिएक्शन दूसरे पे, और अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए तो फिर ये मूव कैसे कर रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स इज ऑल्सो पुशिंग द ग्राउंड। ये वो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं कि सिर्फ हॉर्स जो है कार्ट के ऊपर ही एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि वो ग्राउंड के ऊपर भी थ्रू हिज फीट वो एक्शन कर रहा है। इट मीन्स अब दो बॉडीज़ पे एक्शन हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है कार्ट के ऊपर और एक एक्शन हो रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। The ground offers equal and opposite force that pushes the horse forward। एक्चुअली ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड की फोर्स है जो कि हॉर्स को किधर लेके जाती है, फॉरवर्ड जाती है। थस इट इज़ द पुशिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड दैट मेक्स द हॉर्स एंड द कार्ट मूव फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली इन दोनों के एक्शन और रिएक्शन की वजह से मूव नहीं कर रहा। हॉर्स और कार्ट के एक्शन और रिएक्शन की वजह से नहीं ये कार्ट मूव कर पा रही, बेसिकली ये रिएक्शन ऑफ द रोड है या रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है जिसकी वजह से ये हॉर्स जो है फॉरवर्ड मूव कर पा रहा है। उम्मीद है आइडिया होगा। मज़ीद आप कमेंट में या पूछ सकते हैं कि अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो। अगले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर सिंपली इसका क्या लिखेंगे, ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिंपली स्टेट दैट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये इक्वेशन आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लाजमी लिखेंगे। जब ये सवाल लॉन्ग के तौर पे आएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है बुक के अंदर, वो पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग इसमें शामिल हो जाएगा। अगेन अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि है वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इम्पोर्टेंट। कि इसको समझना कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। Momentum gives the relation between mass and velocity and direction of an object. That is why law of conservation of momentum, that is why law of conservation is important to find velocities, forces and direction of bodies after their collision. अगर आप लोगों को ये टॉपिक जहन में हो, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के टॉपिक में इनिशियल मोमेंटम की भी बात की थी, फाइनल की भी बात की थी। इनिशियल मोमेंटम वो सिनेरियो था जो कोलाइड होने से पहले हम सिस्टम का देख रहे थे, और फाइनल मोमेंटम वो सिनेरियो था जो कोलाइड होने के बाद हम देख रहे थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि इसकी मदद से आफ्टर कोलिजन हम बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ मालूम कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन उस पर कितनी फोर्स लगी होगी या नहीं लगी होगी। सो सिंपल जवाब है because momentum gives the relation between mass, velocity and direction of an object. That is why law of conservation is important to find the velocities, forces and direction of bodies after collision. एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, उस सवाल को समझते हैं ज़रा। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिक्वायर्स वाई। वो कहते हैं ये जो गन है जो कि अभी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल रेस्ट पे, वो कहते हैं जैसे इसको आप क्या करेंगे फायर्ड, कहते हैं जैसे ही गन को आप क्या करते हैं फायर्ड, तो ये गन जो है रिक्वायर करती है। व्हाट इज़ रिक्वायर्स मीन्स ये बैकवर्ड मूव करती है। रिक्वायर्स मीन कि जब आप गन को फायर करेंगे तो बुलेट तो ठीक है फॉरवर्ड मूव कर रही है, बुलेट तो बिल्कुल हमें फॉरवर्ड मूव होती हुई नज़र आती है, लेकिन आखिर ये गन क्यों बैकवर्ड मूव करती है, सवाल ये है। तो क्या ये बैकवर्ड क्यों मूव कर रही है, तो हमने इसी को समझना है। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। वो कहते हैं फायर करने से पहले हम देखते हैं कि गन और बुलेट दोनों ही क्या हैं, रेस्ट पर हैं। मतलब इसके अंदर जो बुलेट है वो और ये गन दोनों क्या हैं, रेस्ट पर है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो मीन्स ये इनिशियल स्टेट है। ये जो स्टेट है फायर करने से पहले ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में वो बता रहे हैं कि इनिशियल स्टेट पे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, ज़ीरो। अभी हमने पीछे पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स फायर करने के बाद फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इंडिविजुअल मोमेंटम नज़र आ रहा होगा सिस्टम के पार्ट्स का, इंग्रेडिएंट्स का, लेकिन जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। बिफोर फायरिंग द गन बोथ गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। एज द गन इज़ फायर्ड, जैसे ही आप गन क्या करेंगे फायर, बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। फायर करने के बाद लाजिम है बुलेट क्योंकि मूव कर रही है तो बुलेट के पास लाजमी कोई ना कोई क्या होगा, मोमेंटम। तो मान लेते हैं कि बुलेट के पास कितना मोमेंटम है, 20 न्यूटन सेकेंड। अब हमने पढ़ा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर फायर करने के बाद सिर्फ बुलेट के पास मोमेंटम रह जाए तो सिस्टम का मोमेंटम तो इनिशियल के बराबर नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, थस्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर, क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम वही बनाना है जो पहले था। अब पहले क्या था, पहले था 0 न्यूटन सेकेंड, बाद में बुलेट ने सपोज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम रख लिया। अब इस 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को काउंटर करने के लिए गन किधर है, बैकवर्ड मूव करेगी और ये मोमेंटम हो जाएगा -20। तो ये दोनों मोमेंटम मैथमेटिकली क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंटम अभी भी कितना बनेगा, 0 न्यूटन सेकेंड ही बनेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बुलेट गन बैकवर्ड सिर्फ इसलिए मूव कर रही है या गन रिक्वायर सिर्फ इसलिए मूव कर रही है कि उसने पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब जितना सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतने ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रखना है। होप सो दिस आंसर जस्टिफाई योर कॉन्सेप्ट। बाकी लाजमी बात है शॉर्ट आंसर में मैं ज़्यादा इतने ही अभी डिस्कस कर सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब 2 सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। बहुत सिंपल सवाल है, कोई 2 सिचुएशन बताएं जहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन अ पेपर, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल पॉइंट है, याद हो सकता है। फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। ग्रिप हमारी ग्राउंड के साथ बनती है तो हम आगे चल पाएंगे ना, अदरवाइज़ हम किसी स्लिपरी रोड पर हों या ऑयल के ऊपर चलने की कोशिश करें तो हम गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल भी पाते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल, बिल्कुल ऐसे ही है। और चौथा पॉइंट भी आप इस तरह जहन में रख सकते हैं, फ्रिक्शन इज़ आल्सो यूज टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल या व्हीकल या टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई सी भी चीज़ मूव कर रही है उसको रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन। ये चौथा पॉइंट आप खुद साथ लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल या टू स्टॉप अ मूविंग कार। ठीक है जी, अगले की तरफ मूव करते हैं। 3.15 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। अब ये हम सबको पता है कि अगर हम ऑयलिंग कर दें तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। 2 बॉडीज़ हैं जो स्लाइड कर रही हैं या आपस में रोल कर रही हैं, उनके दरमियान अगर हम ऑयलिंग कर देते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। सवाल यही है कि क्यों, जवाब दें इसका।
तो हम इसको समझते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑयल इज़ एडेड टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? ऑयल। टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑयल इज़ एडेड टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। द ऑयल कोट्स द सरफेस ऑफ द मूविंग पार्ट। अब ये बेसिकली ऑयल क्या करता है? एक कोटिंग क्रिएट कर देता है, एक कोटिंग बना लेता है मूविंग पार्ट्स के दरमियान। ऑब्वियसली जो जित मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो जगह, उसके दरमियान अब क्या आ गया? ऑयल की लेयर आ गई। अब ऑयल इटसेल्फ स्लिपरी है एंड मेक्स देम स्लिपरी। अब जब वो ऑयल कोटिंग होगी, ऑयल लेयर बनेगी, तो सरफेसेस जो है वो स्लिपरी हो जाएंगी। थस दिस लोअर्स द फ्रिक्शन, रिजल्टेंटली दे स्लाइड ओवर ईच अदर ईजीली। और इसको समझने के लिए ये हमने साथ एक एग्जांपल भी देखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सिनेरियो कब का है? जब कोई ऑयल बीच में नहीं है, जिसकी वजह से नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर व्हेन दे स्लाइड ओवर ईच अदर। ऑयलिंग के बाद दो सरफेसेस, जो भी दो सरफेसेस आपस में स्लाइड कर रहे हैं, उनके दरमियान किसकी लेयर आ जाती है? ऑयल की। दिस लेयर जो है, क्योंकि ये लेयर स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू द सरफेसेस प्रीवियसली जो हमने देखी हैं, उसकी नस्बत ऑयल की सरफेस जो है वो स्मूथ होती है। दैट्स वाई ओवरऑल फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट्स। तो बिल्कुल ऐसी है, अगर आपकी बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ऑयलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है। डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सवाल है, हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? स्मूथिंग द स्लाइडिंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं, मतलब जिन सरफेसेस के ऊपर आप स्लाइड करना चाह रहे हैं, उन सरफेस को स्मूथ बना दें। एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, हम घरों में अगर मार्बल वगैरह है, उसके फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम उसकी ग्राइंडिंग करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्मूथ दियर सरफेस। उससे क्या होता है? ऑब्वियसली फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। यूजिंग लुब्रिकेंट, अभी ऊपर पढ़ा, ऑयलिंग भी एक मेथड है जिससे आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड मेथड है यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ये यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, बॉल बेयरिंग क्या चीज़ है। ये जो आपको यहाँ पे बॉल्स नज़र आ रही हैं आयरन की, इन्हें इस सेटअप को हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। बेसिकली ये सरफेस ए है और ये सरफेस बी है, इसके दरमियान में हमने बॉल बेयरिंग डाल दी। इन बॉल बेयरिंग का फ़ायदा ये है कि ये बेसिकली रोल करते हैं। रोल होने की वजह से इनकी फ्रिक्शन क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर आप दो सरफेसेस के दरमियान, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम, देन यूज़ वन ऑफ द थ्री टेक्निक्स। या तो आप पॉलिश कर दें, सरफेस को स्मूथ बना दें, या लुब्रिकेंट या ऑयलिंग कर दें सरफेसेस को, या इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो फिर बॉल बेयरिंग को क्या करें? यूज़ करें। तो दीज आर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। Now the question number 17, which is very much conceptual and logical, कि why rolling friction is less than sliding friction। हम सबको पता है it is easy to roll a body as compared to slide it। तो सवाल यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्यों कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे।